इंटरनेशनल ट्रेड के शॉर्ट आंसर्स देखते हैं। डिफाइन कीजिए इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? एक्सचेंज है गुड सर्विसेज का एज वेल एज रिसोर्सेज का, किसके बिटवीन में? कंट्रीज़ के बिटवीन में, जो इन्वॉल्व करता है ट्रांजेक्शन्स रेसिडेंट्स के बिटवीन में डिफरेंट कंट्रीज़ के। व्हाट इज़ मीन्ड बाय द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? तो वैल्यू ऑफ द बेस्ट फॉर कौन ऑल्टरनेटिव जो कि गिवन अप किया गया है बाय समथिंग इज़ चूजन, मतलब किसी एक को पाने के लिए किसी एक को छोड़ना। इन प्रोडक्शन इट इज़ द अमाउंट ऑफ द सेकंड कमोडिटी। प्रोडक्शन में देखा जाए तो ये अमाउंट है सेकंड कमोडिटीज़ का जो हमने गिव अप कर दी है। क्यों? क्योंकि इनफ रिसोर्सेस, क्यों? क्योंकि इनफ रिसोर्सेस टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ द फर्स्ट कमोडिटी, मतलब एक और यूनिट बनाने के लिए, जो कि फर्स्ट कमोडिटी की एक और यूनिट बनाने के लिए हम जब सेकंड कमोडिटीज़ को गिव अप कर देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे। थर्ड देखते हैं, हाउ डज द ट्रेड इंक्रीजेस द इकोनॉमिक एफिशिएंसी? कैसे ट्रेड इंक्रीज करेगी इकोनॉमिक एफिशिएंसी? ड्यू टू द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बेनिफिट्स ऑफ द एक्सटेंडेड डिविजन्स ऑफ द लेबर से इंक्रीज हो सकती है। इकोनॉमिक्स ऑफ द लार्ज स्केल प्रोडक्शन से हो सकती है। बेटर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज से हो सकती है। कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज करके हो सकती है। प्रॉफिटेबिलिटी जो है कैसे? प्रॉफिटेबिलिटी बाय अडॉप्टिंग द कॉस्ट रिड्यूसिंग टेक्नोलॉजी। कॉस्ट रिड्यूसिंग टेक्नोलॉजीज को कम करके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाकर हो सकती है। बिजनेस प्रैक्टिसेस से हो सकती है। डिक्रीज करके लाइवलीहुड ऑफ द डोमेस्टिक मोनोपोलीज को डिक्रीज करके हो सकती है। एफिशिएंट डिप्लॉयमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज को सही से इस्तेमाल करके। कौन से रिसोर्सेज है? तो नेचर, ह्यूमन, इंडस्ट्रीज एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जिससे क्या होगा? प्रोडक्टिविटी गेन होगी। व्हाट इज़ मीन बाय द एब्सोल्यूट एडवांटेज? एबिलिटी होती है कंट्री की प्रोड्यूस करने का गुड्स लोअर कॉस्ट पे इन टर्म्स ऑफ द लेबर। सिर्फ लेबर की बात की जा रही है यहाँ पे। देन द अनदर कंट्री। व्हाट इज़ द मेजर आइडिया बिहाइंड द मर्केंटाइल्स व्यू ऑफ द ट्रेड? एनकरेज करना है एक्सपोर्ट को, प्रिवेंट करना है इम्पोर्ट को, एक्यूमुलेट करना है प्रीशियस मेटल को, जिससे वेल्थ बढ़ जाए कंट्री की। What is the essence of the theory of the absolute advantage? ट्रेड थियरी जो होल्ड करती है नेशंस को, ताकि इंक्रीज हो जाए इकोनॉमी, ताकि इंक्रीज हो जाए इकोनॉमिक वेल बीइंग। कैसे? स्पेशलाइज्ड अगर होंगे गुड्स के अंदर, जो कि प्रोड्यूस किए जाएंगे मोर एफिशिएंटली देन एनीवन एल्स। मतलब ट्रेड थियरी क्या होल्ड करता है कि जो नेशन है वो इंक्रीज़ करेगी उसकी इकोनॉमिक वेल बीइंग को। मतलब इकोनॉमिक वेल बीइंग मतलब उसकी जो इकोनॉमी है वो उठेगी कब? जब वो कंट्री जिस गुड्स को प्रोड्यूस करने में स्पेशलाइज्ड है उसको वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी दूसरी कंट्रीज से। मेंशन द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ द थियरी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। A nation should specialized in productions and export of the commodity। एक नेशंस को स्पेशलाइज्ड होना पड़ेगा प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ द कमोडिटी, जिसके अंदर उसका एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज कम है। एंड इंपोर्ट करना पड़ेगा उसको कमोडिटीज़ जिसके अंदर उसका एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज ज़्यादा है। व्हाट इज़ मेंट बाय द फैक्टर एंडोमेंट इन द थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड? फैक्टर एंडोमेंट क्या है? तो ये एक्सप्लेन करता है कंपैरेटिव एडवांटेज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शंस के अंदर, जो रिफ़र करेगा ओवरऑल एबिलिटी यूजेबल रिसोर्सेज के लिए। मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज करना है, जिसके अंदर क्या होगा? नेचुरल एंड मैनमेड दोनों होगा। अब द नेचुरल एंड मैनमेड दोनों होगा मीन्स फॉर द प्रोडक्शन। डिफरेंस बिटवीन द कंट्रीज आर एक्सप्लेन exclusively by the differences in the factors endowment of the nations. What is the crux of the Escher-Hulin theory of international trade? क्या crux है? तो एक कंट्री जो है वो स्पेशलाइज्ड हो सकती है एक्सपोर्ट के अंदर ऑफ द कमोडिटीज़, जिसका प्रोडक्शंस रिक्वायर्ड करता है इंटेंसिव यूज़ ऑफ इट्स अबंडेंट रिसोर्सेज।
यानी जिस कंट्री के पास एबंडेंट रिसोर्सेस हैं उससे अगर वो प्रोडक्ट बनाकर एक्सपोर्ट कर सकती है। एंड इंपोर्ट उसको वही कमोडिटीज़ करनी चाहिए जहाँ पर उसकी स्कैरसिटी ऑफ द रिसोर्सेस है। प्रोडक्शंस रिक्वायर द इंटेंसिव यूज ऑफ इट्स स्कैर्स रिसोर्सेस। यानी इसका मतलब था कि एक्सपोर्ट करिए जहाँ पर आपका एबंडेंट रिसोर्सेज है, और इंपोर्ट कीजिए उस कमोडिटीज़ को जहाँ पर आपके स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फैक्टर प्राइस इक्विलाइजेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड? इंटरनेशनल ट्रेड इक्विलाइज द फैक्टर्स प्राइस किसके बिटवीन में? ट्रेडिंग नेशंस के बिटवीन में। ये इम्प्लाइज करता है कि जो वेजेस रेंट है वो कवर करेगा अक्रॉस द कंट्री विद द फ्री ट्रेड। ये मतलब कि जो प्राइस है आउटपुट ऑफ द गुड्स का वो इक्विलाइज्ड हो जाएगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो कि फ्री ट्रेड कर रही है, जिससे प्राइस और इनपुट फैक्टर्स जो है वो भी इक्वलाइज्ड हो जाएगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में। द प्राइस इंडेक्स फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री ए इन द ईयर 2012, बेस ईयर 2000 है, वो कितना है? 116.1। द प्राइस इंडेक्स ऑफ द कंट्री ए इम्पोर्ट्स जो है वो 120.2 है बेस ईयर के हिसाब से। हमको बताना ये फिगर्स क्या बता रही है, कैलकुलेट करके बताना इंडेक्स टर्म्स ऑफ द ट्रेड कंट्री ए के लिए, और इंटरप्रेट करके बताना है के टर्म्स ऑफ द ट्रेड फॉर कंट्री ए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो जो प्राइस इंडेक्स है एक्सपोर्ट का कंट्री ए का 2012 का बेस ईयर के हिसाब से देखें तो वो कितना है? 116.1 है। इसका मतलब क्या होता है कि 2000 से अगर हम लोग कंपेयर करें तो जो एक्सपोर्ट प्राइस है वो कितना 16.1% अबाव हो गया है 2000 के बेस प्राइस से। कैसा आया? तो 100 में से माइनस कर देंगे 116.1 को माइनस कर देंगे 100 में से, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अज्यूम करके चलते हैं कि जो बेस ईयर होता है उसका क्या होता है, जो बेस ईयर होता है उसका प्राइस इंडेक्स क्या होता है? तो 100 होता है। जो प्राइस इंडेक्स है कंट्री ए के इंपोर्ट का वो कितना है? 120 ईयर 2012 के अंदर बेस ईयर से कंपेयर करना है। इसका मतलब क्या होता है कि कंपेयर अगर हम लोग करेंगे बेस ईयर 2000 से तो इम्पोर्ट प्राइस है वो 20.20% अबाव हो जाएगा 2000 के बेस ईयर से। कैसे आया? तो 120.2 को माइनस किया 100 से। अगर इंडेक्स ऑफ द टर्म्स ऑफ द ट्रेड देखा जाए कंट्री ए 2012 के अंदर तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? प्राइस इंडेक्स ऑफ द एक्सपोर्ट को डिवाइड किया जाता है प्राइस इंडेक्स ऑफ इट्स इंपोर्ट को मल्टीप्लाई किया जाता है 100 से, तो 116.1 को डिवाइड किया जाएगा 120.2 मल्टीप्लाई विद 100 करेंगे तो 96.6 आ जाएगा। यहाँ पर टर्म्स ऑफ द ट्रेड क्या होता है? तो रेशियो है प्राइस कंट्री के एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ का टू द प्राइस ऑफ इट्स इंपोर्ट कमोडिटी। यहाँ पर जो फिगर 96.6 है इसका मतलब क्या होता है कि कमोडिटी ए के एक्सपोर्ट जो है 2012 के एक्सचेंज में वो कितना 3.4% है। कैसा है? तो 100 में से 96.6 को माइनस करेंगे। फ्यूअर यूनिट्स ऑफ द इंपोर्ट देन इन द बेस ईयर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। टेबल है वो हमको दिया गया है। नंबर्स ऑफ द लेबर्स आर रिक्वायर्ड प्रोड्यूस करने के लिए वीट एंड द क्लोथ्स दोनों कंट्री एक्स एंड वाई के अंदर। कमोडिटी 1 यूनिट को ऑफ द क्लोथ बनाने के लिए कंट्री एक्स और कंट्री वाई को कितना लग रहा है? तो 4 आवर्स लग रहे हैं और 1 आवर लग रहे हैं। कंट्री एक्स को 4 आवर्स और कंट्री वाई को 1 आवर्स। 1 यूनिट ऑफ द वीट बनाने के लिए कंट्री एक्स को 2 आवर्स और वाई को 2.5 आवर्स लग रहे हैं। कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर प्रोडक्टिविटी बताइए लेबर की कंपेयर करके दोनों कंट्रीज़ के अंदर इन रेस्पेक्ट ऑफ बोथ कमोडिटीज़, और कौन सी कंट्री का एब्सोल्यूट एडवांटेज है इन द प्रोडक्शन ऑफ द वीट और कौन सी कंट्री का एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ द क्लोथ। अगर ट्रेड है तो कमोडिटीज़ जो है वो तो कमोडिटीज़ शुड दिस कंट्री प्रोड्यूस, तो कौन सी कमोडिटीज़ ये कंट्रीज़ को प्रोड्यूस करनी चाहिए। व्हाट आर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है ईच कमोडिटी की। प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर इन बोथ द कंट्रीज इन रेस्पेक्ट ऑफ बोथ कमोडिटीज़ निकालेंगे तो प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर यूनिट ऑफ द क्लोथ पर आवर के हिसाब से और यूनिट ऑफ द वीट पर आवर के हिसाब से। कैसे निकला है यहाँ पर? तो यहाँ पर एक यूनिट बनाने के अंदर 4 आवर्स लगते हैं।
एक यूनिट बनाने के अंदर कितने लगते हैं, 4 आवर्स लगते हैं। तो अगर हम लोग पर आवर के हिसाब से देखें तो 1 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा। और 1 डिवाइड बाय 1 करेंगे कंट्री वाई के लिए तो 1 आवर्स आ जाएगा। वैसे ही 1 डिवाइड बाय 2 करेंगे, यहाँ पर हम लोग को पहले बोला गया था कि कंपेयर करके बताइए प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर आवर्स। तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है जो हमारा आउटपुट है उसको डिवाइड किया जाता है इनपुट से। तो आउटपुट 1 यूनिट है और इनपुट कितना है, 4 आवर्स है। तो 1 डिवाइड बाय 4 करा, 1 डिवाइड बाय 1 किया और फिर 2 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। और 2.5 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 2 करेंगे, 1 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2.5 और 1 डिवाइड बाय 2.5 करेंगे, 1 डिवाइड बाय 2.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। यहाँ पर कंट्री एक्स जो है उसका एब्सोल्यूट एडवांटेज है प्रोडक्शन करने के अंदर वीट, क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी होती है वीट की वो हायर हो जाती है कंट्री एक्स के अंदर। या तो कंसिक्वेंटली अगर हम लोग देखें तो नंबर्स ऑफ द लेबर्स आर रिक्वायर्ड किए जाते हैं प्रोड्यूस ऑफ द वीट इन द कंट्री एक्स वो लेस है एज कम्पेयर टू द कंट्री वाई। यानी क्या बोला गया है, तो कंट्री एक्स के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है प्रोडक्शन ऑफ द वीट के अंदर। क्यों एब्सोल्यूट एडवांटेज है, क्योंकि वहाँ पर देखेंगे हम लोग प्रोडक्शन ऑफ द वीट कंट्री एक्स के अंदर 0.5 आ रहा है, 0.5 आ रहा है, इसलिए एक्स के पास वीट का एडवांटेज है। और अगर हम लोग वाई का देखें तो वाई का कितना आ रहा है, 0.4 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर वीट के अंदर एडवांटेज किसका आएगा, तो कंट्री एक्स का आएगा, क्योंकि 0.5 आ रहा है इसलिए यहाँ पर कंट्री एक्स का क्या है, एब्सोल्यूट एडवांटेज है। और कंट्री वाई का एब्सोल्यूट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ द क्लोथ के अंदर किसका एडवांटेज है, तो वाई का है, क्योंकि वहाँ पर 1 आ रहा है और एक्स के अंदर तो 0.25 आ रहा है। या तो अगर आप बोलो तो नंबर्स ऑफ द लेबर्स आर रिक्वायर्ड जो है प्रोड्यूसिंग द क्लोथ बाय वो क्या है, कम है एज़ कम्पेयर टू द कंट्री एक्स। थर्ड के फोर्थ के अंदर देखते हैं अगर हम लोग, अगर ट्रेड होती है तो कमोडिटीज़ कौन सी कंट्रीज़ को कौन सी कमोडिटीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए, तो कंट्री एक्स के पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है, 0.25 की है, 0.25 यूनिट ऑफ द क्लोथ है। और 0.25 यूनिट्स ऑफ द क्लोथ है फॉर 0.5 यूनिट्स ऑफ द वीट। कैसे आएगा, तो 0.25 जो हमने निकाला एक्स के अंदर क्या है, क्लोथ 0.25 और वीट कितना है, 0.5। मतलब एक्स के अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखी जाए तो 0.25 यूनिट्स ऑफ द क्लोथ है फॉर 0.5 यूनिट्स ऑफ द वीट, यानी 0.25 यूनिट्स ऑफ द क्लोथ प्रोड्यूस होंगे 0.5 यूनिट्स ऑफ द वीट के बदले में। तो यहाँ पर एक्स के पास क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो 0.25 यूनिट्स ऑफ द क्लोथ है फॉर 0.5 यूनिट्स ऑफ द वीट। और वाई के लिए क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो 0.4 यूनिट्स ऑफ द वीट फॉर 1 यूनिट ऑफ द क्लोथ, यानी 0.4 यूनिट ऑफ द वीट है 1 यूनिट क्लोथ के बदले में। कंट्रीज रोजलैंड एंड डेजीलैंड का टोटल 4000 आवर्स ईच लेबर अवेलेबल है हर दिन के ऊपर, जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं शर्ट और ट्राउज़र्स। बोथ कंट्रीज यूज़ कर रहे हैं इक्वल नंबर्स ऑफ द आवर्स हर दिन। रोजलैंड प्रोड्यूस कर रही है 800 शर्ट एंड 500 ट्राउज़र्स पर डे। डेजीलैंड जो है वो प्रोड्यूस कर रही है 500 शर्ट एंड 250 trousers per day. In absence of the trade, which country has absolute advantage in producing shirt या एंड बी के अंदर लिखा है ट्राउजर्स, विच कंट्री हैज़ कंपेरेटिव एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग शर्ट एंड ट्राउजर्स। तो आंसर देखते हैं, तो गुड प्रोड्यूस बाय ईच कंट्रीज, रोजी लैंड एंड टीसी लैंड शर्ट कितना है 800, ट्राउजर्स कितना है 500 250। ये हमको कहाँ दिया गया था, तो ये 800 500 और 500 250 ये सब हमको दिया गया था क्वेश्चन के अंदर। तो वो हमने यहाँ पर बॉक्स में लिख दिया कि रोजी लैंड कितने 800 शर्ट और 500 ट्राउज़र बनाती है और डेजी लैंड कितना 500 शर्ट और 250 ट्राउज़र्स बनाती है। अगर 4000 घंटे हैं लेबर के और बोला गया कि 2000 घंटे दोनों को मिलेंगे, कैसे, क्योंकि इक्वली बोला गया था वहाँ पर क्वेश्चन में, क्या बोला गया था, इक्वली बोला गया था। यहाँ पर था ना अवेलेबल ईच डे, ईच ऑफ द लेबर अवेलेबल ईच डे टू प्रोड्यूस सर्टन ट्राउजर्स, और बोला गया था यहाँ पर दोनों को इक्वली अवेलेबल था।
तो मतलब 4000 का इक्वल करेंगे तो 4000 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2000 आ जाएगा। 2000 आवर्स दोनों को अवेलेबल थे। और उस हिसाब से अगर हम लोग नंबर्स ऑफ दी आवर्स स्पेंडिंग पर यूनिट ऑफ ईच गुड्स देखने जाए तो वो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर 2000 जो है 2000 को डिवाइड किया जाएगा 800 से तो कितना निकला 2.5 निकला। और 2000 को डिवाइड किया जाएगा 500 से तो कितना निकला 4 निकला। ये क्या आ गया हमारा नंबर्स ऑफ द आवर्स आ गया एक यूनिट बनाने में गुड्स को। और वैसे ही 500 को डिवाइड किया जाएगा 2000 को डिवाइड किया जाएगा 500 से तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और 2000 को डिवाइड किया जाएगा 250 से तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा पर आवर्स। मतलब एक यूनिट बनाने के अंदर एक आवर्स के अंदर नंबर्स ऑफ द आवर्स स्पेंड पर यूनिट, एक यूनिट बनाने के अंदर कितने आवर्स स्पेंड हो रहे हैं। तो न्यूजीलैंड 2.5 आवर्स स्पेंड कर रही है शर्ट बनाने के अंदर, और ट्राउजर्स बनाने के अंदर 4 आवर्स स्पेंड कर रही है एक यूनिट बनाने के अंदर। और न्यूजीलैंड कितनी कर रही है तो 4 आवर्स स्पेंड कर रही है एक यूनिट बनाने के अंदर, और 8 आवर्स स्पेंड कर रही है ट्राउजर्स के एक यूनिट बनाने के अंदर। सिंस जो न्यूजीलैंड है वो प्रोड्यूस कर रही है बोथ द गुड्स लेस टाइम के अंदर। यहाँ पर देखा जाए तो न्यूजीलैंड 2.5 के अंदर ही शर्ट बना देती है आवर्स के अंदर, और 4 आवर्स के अंदर ही ट्राउज़र बना देती है, जबकि न्यूजीलैंड तो 4 और 8 आवर्स के अंदर शर्ट और ट्राउजर्स बनाती है। इसलिए यहाँ पर एब्सोल्यूट एडवांटेज इन बोथ शर्ट एंड ट्राउजर्स किसके पास है, तो न्यूजीलैंड के पास है, क्योंकि वो जल्दी बना देती है। कंपैरेटिव एडवांटेज अब हमको निकालना पड़ेगा, इसके लिए हमको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखनी पड़ेगी दोनों गुड्स की। तो न्यूजीलैंड के अंदर देखेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द शर्ट कैसे निकालेंगे, तो 2.5 को डिवाइड करेंगे 4 से। यहाँ पर हम लोग शर्ट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो शर्ट को ऊपर रखेंगे, शर्ट को न्यूमरेटर में रखेंगे और डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे ट्राउजर्स को रखेंगे। तो शर्ट के एक यूनिट बनाने में 2.5 आवर्स लगते हैं और ट्राउजर्स बनाने में 4 आवर्स लगते हैं। तो 2.5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.625 ट्राउजर्स बनेंगे। इसका मतलब कि जो 4 आवर्स अगर हम लोग यूज़ करें तब जाके एक ट्राउजर्स बनता है। तो ट्राउजर्स जो है वो हमको दे रहा है 2.5 आवर्स, तो 1 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2.5 करेंगे तो कितना आएगा 0.625 ट्राउजर्स आएगा। ये भी वैसे ही किया गया था, जो ऊपर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाली ऊपर वाला बहुत इजी था, 2.4 को सीधे डिवाइड कर दिया और यहाँ पर 4 आवर्स के बदले में निकाला था। सिमिलरली जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ट्राउजर्स की वो कैसे निकालेंगे, तो 4 को डिवाइड करेंगे 2.5 तो 1.6 शर्ट आ जाएगा। न्यूजीलैंड के अंदर देखेंगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आएगी शर्ट की, तो 4 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो 0.5 ट्राउजर्स आ गया। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ट्राउजर्स कितनी आएगी, तो 8 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 2 शर्ट्स आ गया। प्रोड्यूसिंग कौन क्या प्रोड्यूस करेगा, तो न्यूजीलैंड जो है उसकी लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है प्रोड्यूसिंग द शर्ट। क्यों, क्योंकि उसका 0.5 आ रहा है प्रोड्यूसिंग द शर्ट, उसका कितना आ रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0.625 आ रहा है। रोज न्यूजीलैंड का लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है, न्यूजीलैंड की क्या आ रही है लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है शर्ट को प्रोड्यूस करने के अंदर। इसलिए न्यूजीलैंड क्या करेगी शर्ट को प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास कंपैरेटिव एडवांटेज है। कैसे देखेंगे तो न्यूजीलैंड का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शर्ट का है वो कितना 0.5 ट्राउज़र है, और न्यूजीलैंड का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना 0.625 ट्राउज़र है। तो यहाँ पर जिसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होगी वो प्रोड्यूस करेगा, मतलब वो कमोडिटी प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर न्यूजीलैंड क्या प्रोड्यूस करेगा शर्ट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि उसका 0.5 ट्राउजर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जबकि न्यूजीलैंड का 0.625 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और अगर ट्राउजर्स देखें ट्राउजर्स कौन प्रोड्यूस करेगा, तो वो न्यूजीलैंड प्रोड्यूस करेगी। क्यों, क्योंकि उसकी लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है प्रोड्यूसिंग द ट्राउजर्स, इसलिए इसके पास कंपैरेटिव एडवांटेज है प्रोड्यूस करने के लिए क्या ट्राउजर्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो 1.6 शर्ट है रूसी लैंड के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द ट्राउजर्स, और न्यूजीलैंड के लिए अगर देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द ट्राउजर्स क्या है 2 शर्ट्स है। तो किसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हुई, तो न्यूजीलैंड की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है ट्राउजर्स के अंदर। तो इसलिए न्यूजीलैंड क्या करेगी ट्राउजर्स को प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास कंपैरेटिव एडवांटेज है ट्राउजर्स को प्रोड्यूस करने के लिए।